कोई भी समझ सकता है कि इस्लामिक रिपब्लिक क्यों इजराइल हिजबुल्लाह के बीच उत्तरी मोर्चे पर जो हो रहा है उसे ईरान और अमेरिका के बीच चल रही प्रक्रिया से जोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन जॉनसन कॉनिको अमेरिका इस समय इसके साथ क्यों चल रहा है? हाँ, यही अरबों खरबों डॉलर का सवाल है जो मध्य पूर्व के कई लोगों के मन में है। मुझे यकीन है लेबनानी, इजरायली और कई खाड़ी देशों के लोग सोच रहे हैं यहाँ क्या और कैसे हुआ। हमारे पास जमीन पर युद्ध के हालात और इस्लामिक रिपब्लिक की स्थिति के बीच इतना बड़ा अंतर है, उनकी लड़ाई जारी रखने की क्षमता की कमी है और एक समझौता ज्ञापन है। हमारी जानकारी के अनुसार मुझे लगता है अब भी कई बातें अज्ञात हैं, लेकिन हमारी जानकारी के अनुसार ये ईरानी शासन के लिए बहुत बहुत अनुकूल है। ये अभी तक परमाणु संवर्धन, बैलिस्टिक मिसाइलों या प्रॉक्सी संगठनों के समर्थन जैसे किसी भी महत्वपूर्ण विषय को किसी भी सार्थक तरीके से शामिल नहीं करता है और ये मूल रूप से उस समस्या को आगे के लिए टाल देता है। और मेरी एकमात्र सलाह ये होगी कि शायद अमेरिकी प्रशासन ये 60 दिन इसलिए देना चाहता है ताकि कूटनीति के लिए और समय मिल सके। तेल की कीमतें कम हों जैसा कि हो रहा है, चीजें अमेरिका में स्थिर हों और वहां के मध्यावधि चुनाव अधिक सहज तरीके से हो सके। और फिर शायद ये क्षमता हो कि वे वापस वही कर सके जो हर कोई समझता है कि करना जरूरी है, और वो है ईरानी शासन को हराना। लेकिन ये सच में एक संध्या का समय है, काफी उलझन भरा है और एक कठिन समय है जहां शायद हमें बहुत विश्वास की जरूरत है, क्योंकि कुछ चीजें बस मेल नहीं खाती। ये मेल नहीं खा रहा। याकी, आपके क्या विचार हैं? सुनिए, मैं आपको समझा सकता हूं। हेनरी किसिंजर, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ने कहा था कि इजराइल की कोई विदेशी नीति नहीं, केवल आंतरिक नीति है। तो मैं अब अमेरिकी नीति को एक आंतरिक नीति मानूंगा, क्योंकि यहाँ मिड टर्म चुनाव हैं और तेल की कीमतें भी हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह देखा और उन्होंने सोचा कि उन्हें नुकसान कम करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके सैन्य अभियान को समाप्त करने की ओर बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब उनका ध्यान नुकसान कम करने पर ही है। और मुझे लगता है कि जब आप समझौता ज्ञापन को देखते हैं तो यह मुख्य रूप से मध्य पूर्व के बारे में गलतफहमी को दर्शाता है, क्योंकि आप जानते हैं जब आप लेबनान में एक टकराव टालने का तंत्र की बात करते हैं जिसमें ईरानी और पाकिस्तानी और कतरी और ईरानी इस मैकेनिज्म में शामिल हैं, ये मुझे थोड़ा उस मैकेनिज्म की याद दिलाता है जो गाजा में समझौते के बाद बनाया गया था, जिसने शांति बोर्ड बनाया था। शांति बोर्ड शांति नहीं लाएगा और टकराव टालने वाला तंत्र वहां कोई भी टकराव नहीं टालेगा। तो मुझे लगता है कि ट्रंप ने जो बुनियादी तौर पर गलत सोचा वो ये है कि आप जानते हैं हम सैन्य अभियान के जरिए जीत नहीं सकते थे, तो अब चलो ईरानियों को रिश्वत देते हैं और शायद इससे ईरानी नीति में किसी तरह का बदलाव आ जाए। ये पहले भी आजमाया गया था। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में उत्तर कोरिया के साथ ऐसा किया था। उन्होंने उत्तर कोरियाई लोगों को कुछ आर्थिक प्रोत्साहन देने की कोशिश की थी और वो काम नहीं आया, और ये ईरानियों के साथ भी काम नहीं करेगा। अभी जो हम देख रहे हैं वो मध्यावधि चुनाव तक एक विराम है। हमें सांस रोककर धैर्यपूर्वक इंतजार करना चाहिए, और जब मध्यावधि चुनाव गुजर जाएगा तब मुझे लगता है कि हम क्षेत्र में फिर से बड़े बदलाव देखेंगे। लेकिन ये सवाल भी उठता है एरियल कि कतर और पाकिस्तान का इस प्रक्रिया पर अभी क्या प्रभाव पड़ रहा है। इजराइल अलग थलग पड़ा है, पूरी तरह से किनारे कर दिया गया है। ये देखने के लिए इंतजार कर रहा है कि इस्लामाबाद और दोहा इन खिलाड़ियों पर कैसे दबाव डालने वाले हैं ताकि एक ऐसा समझौता हो सके जो निश्चित रूप से इजराइल और व्यापक क्षेत्र की सुरक्षा के पक्ष में नहीं होगा। अमेरिका ईरान बातचीत में उनकी भागीदारी और इजराइल लेबनान वार्ता में भी उनका प्रभाव है। और मैं दूसरे मामले पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, क्योंकि वहीं पर बेतुकापन सारी हदें पार कर रहा है। मेरा मतलब है आपके पास दो देश हैं जो अच्छे इरादे और मुश्किल मुद्दों पर चर्चा की इच्छा दिखा रहे हैं। मेरा मतलब है अभी इजराइल लेबनान वार्ता किस पर है, अड़चने क्या है, वे कौन से क्षेत्र होंगे जहां से आईडीएफ पीछे हटेगा और फिर लेबनानी सशस्त्र बल वहां नियंत्रण संभालेंगे और हिजबुल्लाह के ढांचे को निष्क्रिय करेंगे।
इससे ईरान, कतर और पाकिस्तान का क्या लेना देना है? ये ऐसा है जैसे अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हो रही हो। किसे फर्क पड़ता है कि केन्या क्या सोचता है? केन्या इसमें शामिल नहीं है। तो फिर आपके पास दो पक्ष क्यों हैं? जो अच्छे इरादे से काम कर रहे हैं और जो अपनी पांचवी दौर की बातचीत में है। हाँ, असहमति है तभी तो बातचीत होती है। और दोनों देश कह रहे हैं हमारी संप्रभुता का फैसला हम पर छोड़ दो। इजराइल ये बात संयुक्त राज्य अमेरिका से कह रहा है। आज इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने कहा, भले ही अमेरिका इजराइल से कहे कि लेबनान से पीछे मत हटो, हम ऐसा नहीं करेंगे। आपके पास लेबनान सरकार भी है जो कह रही है कि हम इजराइल के साथ इन वार्ताओं में शामिल हैं। कोई विदेशी आदेश हम पर न थोपे। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका का साथ देना सिर्फ अरब या खरब डॉलर का सवाल नहीं, बल्कि 300 अरब डॉलर का सवाल है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ इजराइल लेबनान ही नहीं, अमेरिका में भी चिंता का विषय है। और मुझे उम्मीद है कि जो अमेरिकी पक्ष इन वार्ताओं की मेजबानी कर रहा है, वो ये देख रहा है कि इजराइल और लेबनान किस तरह से खुद ही इस समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। और वास्तव में वे इस बात पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे आज एक संयुक्त बयान जारी कर सकें कि वे पायलट जोन शुरू करने जा रहे हैं। और आपके पास ये बाहरी ताकतें हैं जिनके इरादे कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि वे रचनात्मक नहीं हैं, जो अपनी विदेशी शर्तें थोपने की कोशिश कर रही हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ एक छत्र की तरह मध्यस्थ है। उन्हें ये भूमिका निभानी चाहिए और बाहरी कारकों को दूर रखना चाहिए जो इजराइल और लेबनान के साथ चल रही रचनात्मक प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं। उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और इन अन्य पक्षों को हस्तक्षेप करने या शायद इन वार्ताओं को पटरी से उतारने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, जो अब तक भले ही चुनौतियां हैं और चुनौतियां होती हैं, इसी वजह से बातचीत होती है। ये वार्ताएं आगे बढ़ रही हैं। आप 60 दिनों के बाद क्या होते हुए देखती हैं? क्या आप सोचती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे कि हमारे पास कोई ठोस समझौता नहीं है, आइए 60 दिन और बढ़ाते हैं? या आप मानती हैं कि सैन्य विकल्प खुले हैं? अगर हाँ, तो इसका इजराइल पर क्या असर होगा? हाँ, मुझे लगता है कि इसे आंकना अभी भी बहुत जल्दी है और मुझे लगता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें पता चलेगा। यह मानना उचित है कि ज्यादा महत्वपूर्ण तारीफ मिड टर्म्स है, न कि जरूरी तौर पर 60 दिनों की समाप्ति। मुझे लगता है ईरानी वही कर रहे हैं जो लेबनान में किया और अब तक वे इस कड़ी को बनाने में सफल रहे हैं। ये असामान्य और तर्कहीन कड़ी। मैं एरियल के आकलन से पूरी तरह सहमत हूँ। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे परेशान हैं। उनका संगठन गंभीर मुसीबत में है और वे उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वे समझते हैं कि हिजबुल्ला अब तक के सबसे कमजोर स्थिति में है। इजरायली सैन्य दबाव हिजबुल्ला पर बहुत सफल और भारी रहा है। 2000 से 2023 तक करीब 10,000 हिजबुल्ला लड़ाके मारे गए हैं और ये संख्या आगे बढ़ सकती है। आईडीएफ उनका ढांचा ध्वस्त कर रही है और पहली बार लेबनानी राज्य कह रहा है, तुम हिजबुल्ला विदेशी हो, तुम विदेशी हितों की सेवा करते हो और तुम्हें हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं है। हम चाहते हैं कि तुम हमारे राष्ट्रीय मामलों से दूर रहो। इसी कारण ईरान घबराया है और इस स्थिति की विडंबना यह है कि इन दोनों समानांतर प्रक्रियाओं का हिस्सा संयुक्त राज्य अमेरिका ही है, जो एक दूसरे में हस्तक्षेप कर रही है। एमओयू या मध्य पूर्व की गलतफहमी, जिसे मैं मानता हूं कि याकी एक बेहतरीन शब्द है, और लेबनान में प्रत्यक्ष वार्ताएं, ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकती, एक दूसरी को रद्द कर देती है, क्योंकि यहाँ मुख्य मुद्दा हिजबुल्ला है। तो मेरा मानना है कि हम देखेंगे कि अगर समझौते राष्ट्रपति ट्रंप की इच्छा के अनुसार नहीं होते हैं तो वे शायद इसे टाल देंगे, जैसे उन्होंने पिछले 2.5 महीनों में बिना किसी विशेष कारण के किया था। वे कहेंगे कि जब तक मिड टर्म्स में सही परिणाम नहीं मिलते तब तक और समय देंगे। मुझे उम्मीद है कि परिणाम मिलेंगे, फिर सारी शर्तें खत्म होंगी और हम नई शुरुआत करेंगे।